झूठ झूठ मत बोलना चाहिए। मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए। मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पेज पे दिखाई पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में। नहीं बोल रहा हूं, झूठ झूठ झूठ। अब मैं बताता हूं इनका। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फजलुल हक ने 1946 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। उसको ये लोग झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज 1941 में प्रजा कृषक पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो फजलुल हक ने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। और क्यों ज्वाइन किया? अब सुनिए, फजलुल हक फिर भी उदारवादी मुस्लिम था, मगर कांग्रेसियों को जब लगा कि सिर्फ जिन्ना ही जिन्ना की जय जयकार करते चले जा रहे हैं, सही बात चले गए। हम इसीलिए मैं बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, हम बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, और मैं दूसरी बात कहता हूं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे। हम बंटवारे के खिलाफ थे। मेरा प्रश्न ये है आपसे, वहां पर रेलिंग्स लगा दी गई हैं, स्टील की रेलिंग्स। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में रेलिंग कैसे ऐड की जा सकती है? क्योंकि वहां पर तो मतलब ये गैर कानूनी है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में गैर कानूनी। एएसआई की स्थापना हुई 1872 में। 1904 से एएसआई ने प्रोटेक्शन का काम स्टार्ट किया और वो मस्जिद है उससे 300 साल पुरानी। वो मस्जिद बनाई गई थी नमाज के लिए। अब एएसआई तय करेगा कि हम उसमें कितने वक्त की नमाज पढ़ें और कहां वजू करें और कहां पानी पिए और कहां क्या करें। ये काम एएसआई तय करेगा। अरे हाँ भाई हाँ। ये तो सबसे पहला जवाब तो मेरा आपके जो आपने कहा उसके लिए। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है। एएसआई को उसका प्रोटेक्टर बनाया गया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है। एएसआई को प्रोटेक्टर बनाया गया, वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई ने मालिकाना हक बताना शुरू कर दिया कि हम मालिक है। आपने कहा एएसआई के लिए कि साहब एएसआई का मूवमेंट था और वहां रेलिंग लगा दी। हो सकता है जब रेलिंग लग रही थी तब एएसआई कहां से हो रही थी। दूसरी बात, संभल मस्जिद के अंदर विवाद हुआ। उन पहले ही दिन सर्वे एप्लीकेशन जाती। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जाती है उसी दिन सर्वे का आदेश होता है, उसी दिन सर्वे टीम पहुंच जाती है। कुछ नहीं होता है वहां पर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सर्वे होकर चला जाता है। जब देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा टीम जाती है। टीम के साथ इतने लोग कहां से आ गए जो मस्जिद में नारेबाजी शुरू हो गई। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। आपके वकील जो वहां पे गए थे उन्होंने, मैंने लाइव टीवी पर बोलते हुए देखा कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ के साथ वो आ रहे हैं, वो आते हुए वीडियो है। तो भैया जाते हुए और आते हुए का बात नहीं, वो भीड़ कहां से आ गई? आप कोई सेंस है इस बात की? आप हाल क्या हो गया हमारा देश में। मैं इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, तुम गांडू हो, तुम पांडी। कि मुसलमान का हाल ये हो गया, घर में रहे तो दंगाई मार दे और बाहर निकले तो पुलिस मार दे। हम करें क्या? आप बता दीजिए क्या करें। हमारी स्थिति क्या करना चाहते हैं? ये तो टट्टी है। चाहते हैं आप 25 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर अलग थलग कैसे कर सकते हो? दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है और बहैसियत मुसलमान यहां खड़े होकर कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में हूं और क्या जोक मारा भाई। सबसे ज्यादा सुखी हिंदुस्तान में हूं। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं। लेकिन मोहब्बत की बात करिए वो कह रहे हैं। और अभी भी संभल में चट ऑर्डर, चट आदेश, वो कह रहे पूरी पुलिस की लाइन पहले से खड़ी थी कि सर्वे के लिए आइए, पधारिए। ये तो साला होना ही था। देखिए, बोलते बोलते कैसे आधा सच जुबान पे आता है और कैसे दिल की आरजू जुबान पे आती है। बड़ा हरामी हो बेटा। पहले इन्होंने कहा वो तो सिर्फ एएसआई ने प्रोटेक्ट किया था, यानी आधा सच तो मान लिया। फिर आगे क्या बोला? कौन होता है एएसआई तय करने वाला? अगर हमारी मस्जिद थी, ये दिल की आरजू जुबान पे आ ही गई। करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, कान खोल के सुनिए। ये सेकुलरिज्म के सूरमा आपको ये समझाना चाहते हैं। जो एक तरफ कहा जाता है कौन होता और कहते 300 साल पहले वहां मस्जिद थी, तो भाई आप अपनी चॉइस से टाइम सर्किल में पीछे नहीं जाएंगे। फिर तो 3000 साल पहले क्या था ये भी देखा जाएगा। ये हुई ना बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्यों डरते हो मेरे भाई सर्वे से? और आपने बिल्कुल सही कहा, हम मुसलमानों के लिए कोई बुरा नहीं कर रहे। आप तो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही यूपी जब तक ये 1976 में ये देश सेकुलर नहीं बना था तो मुसलमानों की पहचान कौन थे? शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियावादी, मजरूर सुल्तानपुरी,
बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े फनकार, यूपी में कैफी आजमी, अकबर इलाहाबादी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, बोलिए अब बोल। आज कौन पहचान हो गया? हमने पहचान नहीं बनाई, आपने अपनी पहचान जोड़ी। जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी, इनके साथ जोड़ी है साहब, हमने नहीं जोड़ी है। आपके एक से एक आलिम फाजिल लोग हुए हैं हिंदुस्तान में, मगर अफसोस है कि सेकुलर सियासत ने एक पेंट कर दिया कि मुसलमान के साथ सिर्फ अपराधी और आतंकवादी को जोड़ेंगे, कलाकार और फनकार को नहीं जोड़ेंगे। मैं आज 2024 की बात करता हूं। आज बताइए, हमने केरल में आरिफ मोहम्मद खान साहब को गवर्नर बना रखा है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान पॉलिटिकल क्लास में नहीं हो सकता। बात तो सही है। उलेमा इकराम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई उनसे बहस करके देख ले किसी मुद्दे के ऊपर, चाहे कुरान के ऊपर, चाहे हदीस के ऊपर, उसके जैसे व्यक्ति को आप अपना नहीं मानते। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया, उनसे बड़ा साइंटिस्ट पिछले कई सौ सालों में आलमे इस्लाम में नहीं पैदा हुआ, बैतुल हिकमत जो बगदाद थी उसके बाद, मगर उसको ये अपना नहीं मानते। समस्या ये है कि आप जहनियत सोचिए, आप जहनियत काबिलियत की बजाय जब से दहशत की तरफ जोड़ ले गए हैं, वहां समस्या है, हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये क्या है? मतलब एक पे तो 400 साल पहले जा सकते, दूसरा और दूसरा कैरेक्टर जानने से एक्ट बदलिए ना पार्लियामेंट मैं बता रहा हूं, कैरेक्टर जानने से डर क्या लगता है। देखिए, उससे होता क्या है कि आप भले ही ना कर पाए, दिख जाता है कि हकीकत क्या थी, दिख जाता है कि न्याय और न्याय क्या था। ऑन द लाइटर नोट, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई भी सर्वे जमीन के अंदर का हो या आपके शरीर का डीएनए का हो, घबराहट इस बात पे होती है कि जब डिटेल में जाएंगे तो अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा, जो आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी असलियत और वजूद पे सवालिया निशान खड़ा कर देगा, और जिसकी वजह से तमाम मौलवी लोग जो आपको भड़काते हैं वो भड़का नहीं पाएंगे, और असली, सुनिए एक लाइन सर, असली भाईचारा आ जाएगा। तब समझ में आएगा डीएनए सबका एक है, डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, डीएनए बाबर का नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। ये मेंबर हैं, मुझे कृपया करके आप ये भी बता दीजिए, आपने सारी जो मुस्लिम बच्चों को फेलोशिप मिलती थी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, क्यों बंद कर दी? उनके खाओ मां कसम। उनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनको पैसा मिलना था, आपने क्यों बंद कर दिया? आप अगर इनको अपने साथ लगाना चाहते तो जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट एलोकेशन होता था, उसमें पिछले 10 साल के अंदर लगातार आपने कटौती करके उसे ऑलमोस्ट खात्मे के कागार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आपने उर्दू जबान के तमाम शायरों के नाम लिए, आपने उर्दू जबान को खत्म करने के लिए उर्दू अकेडमी का तमाम तर बजट खत्म कर दिया। आप एक तरफ बात कहते हो कि ये लोग फनकार थे, ये लोग सब उर्दू में लिखते थे, आपने उर्दू को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया। उर्दू खूबसूरत जबान है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, उर्दू हिंदी की छोटी बहन है, उर्दू कोई विदेशी जबान नहीं, वो तो हमारी सरजमी की जबान थी। क्या जोक मारा भाई। मजा। आपने तो उसे भी मुसलमान बना दिया। हम इस हिंदू मुसलमान की नफरत को मिटा करके हमारा साझा संस्कृति, साझा विरासत जो थी, हम उसे जिंदा रखना चाहते हैं। हम आप हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि देश के अंदर नफरत बोना बंद कीजिए, देश के अंदर नफरत मत बोइए। देश के अंदर आप बुनियादी मुद्दों पे, आप सरकार के अंदर है, आपके सरकार में रहते हुए कैसे खतरे के अंदर आ जाएगा धर्म, वही समझ में नहीं आता। आप सरकार के अंदर बैठे हुए, सरकार फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सरकार के अंदर रहते हुए, आप सरकार के बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए हमें छोटे भाई की तरह से प्यार तो दें, दुलार तो दें। बार बार आपको मोहब्बत पे ले जा रहे हैं, आप कोई कमिटमेंट कर नहीं रहे हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़े भाई छोटे भाई कहा तो मैं कहूंगा सारे दर्शकों चेक करिए, 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में यही मुद्दा आया और सरदार पटेल ने क्या बोला। ये मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, और ये वही मुस्लिम लीग थी जो जिन्ना ने बनाई थी, जिसका नाम बदल के मार्च 48 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया गया। क्यों? यही मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के साउथ इंडिया के चीफ थे, पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था। उन्होंने कहा कि हम छोटे भाई हैं, हमें आपका प्यार चाहिए। तो सरदार पटेल ने सबसे तल्ख लहजे में जवाब दिया था, ये छोटे भाई बड़े भाई की बात अब मत करिए, आपको जो लेना था आपने ले लिया। और ये बात मैं एलानिया कह रहा हूं,
3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल ने बोला है, और यह भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने नहीं बनाया था, भारत के मुसलमानों ने बनाया था। पाकिस्तान के इलाके में ज्यादातर में कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग को कहीं मेजॉरिटी नहीं मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से चुन के गए थे, ढाका पेशावर या वहां से चुन के नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा, अब आगे बोला, सुनिए, सरदार पटेल ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं मानता कि तुम्हारा एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब ये मत कहो कि मुझे अलग हिस्सा चाहिए, अब ये मत कहो मुझे अलग कानून चाहिए, ये मत कहो मुझे अलग सीट चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे रहना चाहते हैं। मगर सरदार पटेल की बात मानी क्या? नहीं। पहले मुझे अलग सिस्टम चाहिए, एजुकेशन का मदरसा, फिर मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे जरूरत होगा तो वक्फ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे ट्रिपल तलाक चाहिए, फिर मुझे महरम चाहिए, फिर मुझे हलाला चाहिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय से कॉन्सेप्ट होगा तो साहबानो केस चाहिए। इसीलिए छोटे भाई में, भाई साहब, इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है, ये जनता को समझ में आ रहा है। जवाब दीजिए। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्लिम लीग आपकी दोस्त थी, हमारी दोस्त नहीं थी। मुस्लिम लीग अब सुनिए ना, अब आप सुनिए साहब, मुस्लिम लीग आपकी दोस्त थी। मुस्लिम लीग ने पहले बंटवारे का रास्ता मुस्लिम लीग ने इख्तियार किया। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के अंदर थे। मुस्लिम लीग के साथ सिंध के अंदर भगवान दास मुख्यमंत्री बनकर के सरकार आप चला रहे थे। मुस्लिम लीग आपकी सहयोगी थी। आप इतिहास, AK फजलुल हक की सरकार थी, आप इतिहास नहीं मिटा सकते। ये इतिहास के अंदर है कि आप दोनों मिलकर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग देश के बंटवारे की बात कर रहे थे। फ्रंटियर के अंदर मुस्लिम लीग आपके भरोसे सरकार चला रही थी। आप सिंध के अंदर आप सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के भरोसे। बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आप एक बात, ये ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, और जब बंटवारा हुआ, वही सरदार पटेल थे जिन्होंने सबसे पहले बैन लगाया था। वही सरदार पटेल थे, उन्होंने ही बैन लगाया था। सबसे पहले उन्होंने ही बैन लगाया था कि आप संविधान के मुखालफत के अंदर हैं, आप संविधान के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर के ऊपर बैन किसने लगाया था? आप लोगों के ऊपर ये तमाम चीजें। आप में क्या है कि आपके पास एक काम बहुत अच्छा आता है, एक कला आप बहुत बेहतरीन जानते हैं जो हम नहीं जानते। आप झूठ बोलना इतना बेहतरीन जानते हैं कि वो सच धुंधला नजर आने लगता है आपके झूठ के सामने। ये झूठ मत बोलना चाहिए। मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए। मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पेज पे दिखाई पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में। नहीं बोल रहा हूं, झूठ। अब मैं बताता हूं इनका मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फजलुल हक ने 1946 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। उसको ये लोग झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज 1941 में प्रजा कृषक पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो फजलुल हक ने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? अब सुनिए, फजलुल हक फिर भी उदारवादी मुस्लिम था, मगर कांग्रेसियों को जब लगा कि सिर्फ जिन्ना ही जिन्ना की जय जयकार करते चले जा रहे हैं, सही बात चले गए। हम इसीलिए मैं बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, हम बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, और मैं दूसरी बात कहता हूं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे। हम बंटवारे के खिलाफ थे।